प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हम निबंध के भेद कितने होते हैं उन पर चर्चा कर रहे थे और उनमें से कुछ भेदों का अध्ययन हमने कर लिया था। वर्णनात्मक निबंध तक हमने देख लिया था पिछली बार। इस बार हम विवरणात्मक निबंधों पर बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि विवरणात्मक निबंध क्या होता है और उसके साथ साथ इनमें क्या विषय वस्तु होती है, किस तरह से ये लिखे जाते हैं, इनमें कौन सी शैली का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से जो जो विशेषताएं होती है वो सारी विशेषताएं हम देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है या किन रूपों में ये लिखे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस व्याख्यान के दौरान या अपनी इस चर्चा के दौरान में देखेंगे। अब है पहली चीज़ परिभाषा कि विवरणात्मक निबंध होते क्या हैं। जिन निबंधों में प्राय किसी घटना, गतिशील वस्तु, काल और परिस्थितियों का वृत्तांत दिया जाता है, ऐसे निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। आमतौर पर इसमें यात्रा, आखेट या कोई घटनाक्रम का विवरण इसमें दिया जाता है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसके जो है विशेषताएं कौन सी होती होगी। कुछ विशेषताएं तो हम वही देखेंगे जो कि इसकी परिभाषा में है, क्योंकि परिभाषा भी विशेषताओं के आधार पर ही तय होती है और यदि परिभाषा है तो विशेषता वही से मिलेगी। कुछ अतिरिक्त विशेषताएं और होती है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। पहली विशेषता के अंतर्गत हम लेते हैं कि ऐसे जो निबंध होते हैं अर्थात विवरणात्मक जो निबंध होते हैं उनमें या तो किसी घटनाक्रम का जो आपके हमारे सामने घटित हो रहा है या हमने घटित होते देखा है या हमने घटित होते कहीं से सुना है। दूसरी, कोई गतिशील वस्तु जैसे रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस या फिर और कोई जैसे खेतों में काम करता हुआ किसान, सब गतिमान हैं। और भी बहुत सी गतिमान चीज़ें हो सकती है। तो उन गतिमान वस्तुओं का या फिर काल एवं परिस्थितियाँ, समय विशेष या परिस्थिति विशेष का वृत्तांत ऐसे निबंधों में दिया जाता है। ऐसे वृत्तांत ऐसे निबंधों में पाए जाते हैं। तो पहली विशेषता थी हो गई। दूसरी विशेषता है कि ऊपर हमने जब गतिशील पढ़ लिया, हमने काल पढ़ लिया, वस्तु परिस्थितियों के बारे में पढ़ लिया कि ये होती है, इनमें गतिशीलता इनमें होती है, तो निश्चित तौर पर कौन कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती है उनमें से एक दो का हम यहाँ करते हैं, कहेंगे ये विशेषता भी इनमें पाई जाती है। जैसे ऐसे निबंधों में आखेट, यात्रा और युद्ध इत्यादि का वर्णन किया जाता है। अब यदि आपने कोई किताब में, कोई पुस्तक में पढ़ा है प्लासी का युद्ध, तो आप यदि उस पर निबंध लिखना चाहें तो जीवंत यदि निबंध लिखना है तो घटनाक्रमों की कल्पना करते हुए आपको लिखना पड़ेगा। सीधे सीधे तथ्य लिखोगे तो विवरणात्मक निबंध नहीं होगा। विवरणात्मक निबंध कब होगा? जब आप उसकी गतिमान जो स्थितियां रही है, गतिशील जो स्थितियां रही, जैसे युद्ध करते हुए कोई आप उसमें दिखाते हो, तो वो तो और युद्ध इत्यादि या यात्रा इत्यादि कोई भी चीज़ हो, उनके बारे में जब विवरण किया जाता है तो वो इन्हीं निबंधों के अंतर्गत आता है। तीसरी चीज़ जो बात होती है, इन निबंधों का संबंध प्राय समय के साथ होता है। ये तीसरी विशेषता कि ये निबंध समय के साथ जुड़े हुए होते हैं। समय का महत्व होता है, समय के साथ परिवर्तन चलता है। समय क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता है। तो सीधी सी बात हो गई कि परिवर्तनशीलता, गतिशीलता, तो इनमें क्या होता है? समय के साथ इनका संबंध होता है। चौथी जो विशेषता इनकी होगी वो क्या होगी? इन निबंधों में गतिशीलता अधिक होगी। स्थिर विषय वस्तु का वर्णन ऐसे निबंधों में नहीं होता है। ऐसे निबंधों वर्णन हमेशा
गतिशील वस्तुओं का, गतिमान घटनाओं का, गतिमान वस्तुओं का, गतिमान यदि क्रिया है तो स्वयं में ही गतिमान है। हालांकि पढ़ने इत्यादि की क्रिया है वो ज़्यादा गतिमान नहीं होती, लेकिन फिर भी पढ़ते समय जो जो गतिविधि हम करते हैं तो वो भी गतिशीलता में ही शामिल होते हैं। यदि आप धरती के घूमने का वर्णन करते हो, चंद्रमा के घूमने का रात्रि होने पे और छिपने तक करते हो, या सूरज का सुबह से लेकर शाम तक का वर्णन करते हो, तो इनमें गतिशीलता होती है। स्थिरता इनमें महत्व नहीं रखती है। यदि स्थिरता है तो वो विवरणात्मक निबंध नहीं होगा, बल्कि वो वर्णनात्मक में आ जाएगा। फिर इनमें पाठक के साथ क्या किया जाता है या पाठक पर इन निबंधों का क्या प्रभाव पड़ता है, वो भी इसकी विशेषताओं में शामिल किया जा सकता है। ये निबंध पाठकों में चेतना जागृत कर, ये निबंध पाठकों में चेतना जागृत कर उसको, उसकी चेतना को जागृत करते हैं और एक नए सृजन को जारी रखते हैं। कैसे? जब किसी व्यक्ति की चेतना किसी घटना से होती है या जागृत करते हैं तो पहले कौतूहल भी पैदा हो सकता है, या चेतना के बाद कौतूहल पर, चेतना पहले आएगी, कौतूहल बाद में आएगा। चेतना के फलस्वरूप व्यक्ति में इच्छा जागृत होती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये जो एक विशेषता इन निबंधों की, ये पाठक की चेतना को जागृत करते हैं और उसमें एक कौतूहल का निर्माण निरंतर जारी रखते हैं कि उसके मन में कौतूहल पैदा होता रहे। ये नहीं हो, यदि कौतूहल पैदा नहीं होगा तो निबंध कौन पढ़ेगा। तो निबंध पढ़ने के लिए, उसकी तरफ आकर्षित करने के लिए कौतूहल एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ऐसे निबंध व्यक्ति की या पाठक की चेतना में एक कौतूहल पैदा करते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है, और तब जाकर के हम निबंध पढ़ने के लिए उस पाठक को मजबूर करते हैं। अब यह है, कौतूहल पैदा करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ईजाद करना पड़ता है। तो निबंध लिखने का तरीका होता है। तो ये निबंध 3 तरीके से लिखा जा सकता है, या 3 तरीके से इन निबंधों को लिखा जाता है। पहला है आत्मकथा के रूप में, दूसरा है स्वप्न कथा के रूप में, और तीसरा है रूपात्मक कथा के रूप में। तीसरा है रूपात्मक कथा के रूप में। तो 3 तरह से हो गए, आत्मकथा के रूप में, स्वप्न कथा के रूप में और रूपात्मक कथा के रूप में। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आत्मकथा, वैसे तो हम जानते हैं कि व्यक्ति स्वयं पर गुजरी हुई जो घटना है या जो कहानी है उसको ही सुनाता है, अर्थात जैसे उस पर खुद पे गुजरी हो या वो स्वयं उनका दृष्टा रहा हो या उनका भोक्ता रहा हो। तो इस रूप में जो अपने निबंध लिखा जाता है वो विवरणात्मक निबंध कहलाता है। तो ऐसे निबंधों में कौन सी खासियत हो सकती है? इन निबंधों में जब स्वयं भुगतना है, स्वयं साक्षात किया हुआ होता है, तो किसका साक्षात्कार इन होता है? आत्म का। सबसे पहले स्वयं का साक्षात्कार होता है, और इसके साथ साथ खुद की जो अनुभूतियां हैं और उन अनुभूतियों के प्रति उसके आत्म की जो प्रतिक्रिया है उनको भी इसमें लिखा जाता है। और भाव तथा विचार, एक चीज़ और है खासियत, जो भाव जो विचार इन निबंधों में प्रकट किए जाते हैं कहीं कहीं उनका मानवीकरण भी कर दिया जाता है। एक सामान्य घटना है, भौतिक घटना है, लेकिन उस भौतिक घटना को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि वो कार्य कोई मनुष्य द्वारा किया जा रहा हो या वो घटना किसी मनुष्य द्वारा घटित की जा रही हो, तो वो मानवीकरण हो गया। ये आप हम सब जानते हैं। जब अलंकारों के अंतर्गत आपने बीए भाग प्रथम में पढ़ा था तो अलंकार जाने थे और उनके अंतर्गत आपने मानवीकरण अलंकार पढ़ा था और उसमें ये परिभाषा हमने देख ली थी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भाव और विचार दोनों का मानवीकरण यदा कदा अर्थात कभी कभी
किया जाता है, हमेशा नहीं, कभी कभी। यदि हमेशा मानवीकरण किया जाएगा तो निबंध नहीं रह जाएगा, बल्कि कविता बन जाएगा। तो हमें कविता थोड़ी पढ़नी है। जो विचार निबंधों में व्यक्त किए जा सकते हैं वो विचार कविताओं में नहीं व्यक्त किए जा सकते। हाँ, सिर्फ भाव प्रकट किए जा सकते हैं। तो यहाँ भाव ही प्रकट नहीं करने बल्कि विचार भी प्रकट करने होते हैं। तो आत्मकथा के रूप में जो निबंध होते हैं उनमें आत्म साक्षात्कार लेखक का होता है, अनुभूतियों एवं उनकी प्रतिक्रियाएं इनमें होती है, भाव और विचारों का कहीं कहीं मानवीकरण भी इसमें मिल जाता है। दूसरा है स्वप्न कथा के रूप में। नाम से स्पष्ट है कि इस निबंध को निबंधकार इस तरह से लिखता है जैसे कि उसने कोई स्वप्न देखा हो। और स्वप्न में जो घटना घटित हुई है उसका वर्णन ऐसे निबंधों में मिलता है। इससे निबंधकार को एक स्वतंत्रता मिलती है कि जो चीज़ हम वास्तविक जीवन में करते हुए नहीं दिखा सकते, उन चीज़ों को, उन विषय वस्तुओं को, उस घटनाक्रम को भी निबंध में दिखा सकते हैं। एक स्वतंत्रता अलग तरह की मिल जाती है निबंधकार को। इसमें लेखक ने स्वप्न में क्या देखा, उन घटनाओं का वर्णन बड़े रुचिकर तरीके से किया जाता है। हम कह सकते हैं वर्णनात्मक तरीके से उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है। फिर अब ऐसे में क्या होगा, विषय वस्तु स्वप्न के रूप में दिखाई जाएगी, अनुभूतियाँ भी ऐसी ऐसी दिखाई जाएगी जो सामान्यतः हमको नहीं होती है, लेकिन स्वप्न के माध्यम से वो दिखाई जा सकती है। फिर कल्पना का अधिक इनमें प्रभाव रहता है। तीसरा जो निबंध जिस तरह से लिखा जा सकता है वो है रूपात्मक कथा। इसमें ऐसे निबंध सीधे न कह करके किसी रूपक के माध्यम से कहे जाते हैं। लेखक बात तो किसी और घटनाक्रम की कर रहा है लेकिन वो जाति कहीं और है, ये भी हम कह सकते हैं। या रूपक के रूप में, अर्थात जो चीज़ कहना चाहता है उसको रूपकात्मक रूप से अपनी बात को कहता है, ताकि उन रूपकों के रूप में ही हम उसको समझ करके उस बात को जो कि लेखक या निबंधकार हम तक पहुंचाना चाहता है उसको हम जान लें। एक इसकी और विशेषता होती है कि ऐसे निबंध हमेशा सरल होते हैं। इनकी भाषा भी सरल होती है, सरस भी होती है और अपेक्षाकृत अन्य प्रकार के जो निबंध होते हैं उनसे सरल होती है। फिर एक और खासियत होती है, चूंकि ये विवरणात्मक निबंध है तो लगभग तो चीज़ वही है जो वर्णनात्मक निबंधों में थी। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि इनमें गतिशील वस्तुओं का वर्णन अधिक किया जाता है, उनमें गतिशीलता कम होती है, इनमें गतिशीलता अधिक होती है। तो जब किसी चीज़ का वर्णन किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो शैली प्रयोग में ली जाती है, जो शैली प्रयुक्त होती है, वो कौन सी होती है? व्यास शैली होती है। तो इन निबंधों में व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। अब जो शुरू में अपने एक प्रश्न उठाया था कि दोनों में ही वर्णन है, तो फिर वर्णात्मक और विवरणात्मक निबंधों में फ़र्क क्या हो गया? हमने परिभाषा पढ़ी है दोनों की। पहली परिभाषा मैं बोलता हूँ, वो निबंध जिनमें किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, दृश्य अथवा भौतिक उपकरण का परिचयात्मक वर्णन होता है, वो निबंध विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। और जबकि वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। जबकि विवरणात्मक निबंधों में क्या होता है? प्राय किसी घटना, गतिशील वस्तु, काल या परिस्थितियों का वृत्तांत जिनमें दिया जाता है। अब यहाँ देखिए, दोनों में वस्तु यहाँ घटना है, स्थान, पदार्थ यहाँ काल एवं परिस्थितियाँ हो गई। काल एवं परिस्थितियाँ हमेशा गतिशील होती है। और गतिशील वस्तुओं का, उसमें खाली वस्तु है, इसमें गतिशील वस्तु है। अर्थात जो दृश्य परिवर्तनशील हैं, जो परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है, जिनमें घटनाक्रम गतिमान है, चल रहा होता है, ऐसे घटनाओं का वर्णन विवरणात्मक निबंधों में दिया जाता है। और यदि सीधा सीधा स्थिर वस्तुओं का वर्णन जहाँ किया जाता है
या भौतिक उपकरणों का किया जाता है अथवा कोई दृश्य का किया जाता है तो वहाँ विवरणात्मक निबंध होंगे। तो ये बात फर्क हो गई, एक में गतिशीलता का अधिक प्रयोग होता है तो दूसरे में गतिशीलता का उतना प्रयोग नहीं होता। तो वर्णनात्मक निबंध गतिशील नहीं होते या कम गतिशील वस्तुओं का विषयों का वर्णन होता है, जबकि विवरणात्मक निबंधों में गतिमान वस्तुओं घटनाक्रमों इत्यादि का वर्णन किया जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। तो इन दोनों में हमने आज अंतर भी कर लिया। तो अब आपका एक प्रश्न बनता है कि विवरणात्मक निबंधों की परिभाषा देते हुए इनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। साथ ही साथ वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन प्रश्नों को आप हल करने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। व्याख्यान बार बार सुन लीजिए। यदि आपको नहीं समझ में आता है नोट करते रहिए। डायरी लेकर के बैठते हैं, जब आप सुनने बैठो तो डायरी ले लें और उस डायरी में आप नोट करते रहें कि मैंने क्या क्या बताया। मूल जो बिंदु हैं उनको नोट करें। हालांकि मैंने थोड़ा सा विस्तार से बताया, आप मूल बिंदुओं को नोट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज की अपनी ये जो बातचीत है उसको यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद।